लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के पैशन को फॉलो करना ये काफ़ी टफ डिसीजन। ऐसा कुछ देखते जैसा तो कुछ लगा नहीं हमको, क्योंकि ऐसा हमने सोचा नहीं था कि इसको प्रोफेशनल लाइन में जाना ही जाना है। जी, मेरा पैसन रहा था मेरा से, तो इसको एज ए पैसन करते थे, साथ में हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे थे। कि जब तैयारी कर रहे थे सेम टाइम पे मेरा यूपीपीएससी क्वालिफाई हो गया था एंड उसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब भी लगी थी, हमारी कानपुर पोस्टिंग हो गई थी। अगर हम लोग अपने पैशन पे काम करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें सारी चीज़ें वैसी नहीं मिलती हैं जैसी हम चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, उस चीज़ में काम कर रहे हैं, तो स्ट्रगल नहीं है। आई थिंक वो तो पैशन को जुनून है, तो पैशन फॉलो कर रहे हैं, उसमें स्ट्रगल जैसा कुछ है ही नहीं। उसमें आर्मी के लिए काम करना काफ़ी टफ टास्क रहता है, क्योंकि उनको एक एक परफेक्शन चाहिए होता है। आईएसओ का काम क्या होता है? जैसे कैमरे में हमने भी आईएसओ और एक्सपोजर्स देखे, शटर स्पीड भी देखी। जी जी। सबसे पहले आईएसओ की बात। आप देखते हैं लोग अक्सर का लोगों सवाल आता है कि हमने भाई साहब 50,000 का कैमरा खरीद दिया या 2 लाख कैमरा खरीद दिया, लेकिन बुके नहीं बन रहा, पीछे बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहा। हाँ। तो वो समस्या क्या आती है? वो आता है बहुत खुशी। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कितने दर्द बांटना चाहा हमसे क्योंकि जैसे बैटिंग सेक्टर की बात की जाए तो जितने भी वेंडर्स होते हैं उनका वनडे काम होता है। फोटोग्राफर सेक्टर ऐसा सेक्टर है, इसका वनडे काम नहीं है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपको, जैसे आपने आज शूट किया और 2 या 3 दिन बाद ही उनकी कॉल्स आने लगी कि मुझे कुछ फोटोज मिलेंगे, कुछ बहुत videos ऐसे मिलेंगे। बहुत हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी प्रोग्राम की आपने हर पॉसिबल फोटो क्लिक की हो लेकिन कस्टमर बोला कि ये फोटो तो रह गई? हाँ, अक्सर हो जाते हैं। अभी रिसेंटली में ही हुआ था। कभी कभी क्लाइंट कह देता है कि इसमें सॉन्ग चेंज कर दीजिए, तो पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा बेकार हो जाता है। उसमें सॉन्ग चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब पूरा प्रोग्राम वो जो प्रोजेक्ट है पूरा बेकार ही हो गया। शूट के टाइम पे जो आईफोन यूजर्स हैं वो आपको डिस्टर्ब करें? हाँ, हर बार होता है। हाँ। हर बार ही होता है कि हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा फ्रेमिंग उनको चाहिए होती है। आप एक नॉर्मल वीडियो को सिनेमैटिक लुक देने के लिए बेसिक कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो करते हैं? यदि कोई चीज़ हमको सिनेमेटिक तब लगती है जब उसमें मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भी बैठे हुए हैं और कैमरा भी स्टिल है तो वो चीज़ बहुत बोरिंग लगेगी। आपके जो कस्टमर्स होते हैं या जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की क्रिएटिविटी, इन दोनों को आप बैलेंस कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ। हमको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा वीडियो बना है, हमने बट अपना वो best बेस्ट दिया है, रिजल्ट भी इतने सेटिस्फाई भी होते हैं, और कस्टमर को वो काम पसंद नहीं होता है। तो इसकी डार्क साइड भी है जो लोगों को नहीं दिखती है, क्या? कि कई कई महीने हो जाते हैं कि घर पर पहुंच नहीं पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू। आज का हमारा ये पॉडकास्ट होने जा रहा है मेरे फर्रुखाबाद के एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर शांतनु कटियार जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है शांतनु जी आपका। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। धन्यवाद। तो अभी आपको ये फोटोग्राफी में कितना एक्सपीरियंस है, मतलब कितने साल से आप इसमें हैं? समथिंग 6-7 साल से हम इसमें हैं। तो ये पैशन डेवलप कैसे हुआ था? स्टार्टिंग तो हमने फ़ोन से ही की थी पहले। तो पहले हमें शौक से, मतलब फोटोग्राफी का शौक था, स्केचिंग का शौक था, पियानो का शौक था। ठीक। तो जो भी हम करते थे उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते थे। तो होता क्या था, उसमें वो तो उस पर रिस्पॉन्स करते थे, कमेंट करते थे, तो उससे हमको अप्रिसिएशन मिलता रहा। मतलब मेरा खुद का उसमें फोर्स नहीं किया हुआ, लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया कि हमको लगा कि हाँ इस लाइन में जाना ठीक रहेगा। तो ऐसे धीमे धीमे ग्रो होता गया। जो चीज़ आपने करी उस पर पॉजिटिव कमेंट्स आए, काफ़ी हाँ, आप मोटिवेशन मिला। जी जी, सही कहते। ठीक है। हम लोग जैसे अगर कुछ नया स्टार्टअप करते हैं तो बेसिकली 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा नीड होती है। एक तो पैसे की, एक क्लाइंट की और दूसरी इक्विपमेंट्स की। तो आपने जब ये स्टार्ट करना चाहा तो आपको क्या सबसे पहले दिक्कत आई थी? ऐसा कुछ देखते जैसा तो कुछ लगा नहीं हमको, क्योंकि ऐसा हमने सोचा नहीं था कि इसको प्रोफेशनल लाइन में जाना ही जाना है। जी, मेरा पैसन रहा था हमेशा से, तो इसको एज ए पैसन करते थे, साथ में हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे थे। तो क्लाइंट्स को लेके या प्रोजेक्ट्स को लेके दिक्कत तो नहीं आई। हाँ, दिक्कत बीच में कोई थोड़ा टफ टाइम के लगा था कि जब तैयारी कर रहे थे सेम टाइम पे मेरा यूपीपीएससी क्वालिफाई हो गया था एंड उसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब भी लगी थी, हमारी कानपुर पोस्टिंग हो गई थी। तो वो थोड़ा टफ डिसीजन था कि गवर्नमेंट जॉब करें या फिर इसको करें, क्योंकि उस सेम टाइम पे इसमें भी अच्छा खासा ग्रो हो चुका था हमारा। तो टफ टास्क रहा था कि जॉब करनी है या फिर पैसा फॉलो करना है। बाकी इक्विपमेंट्स को लेकर कोई खास दिक्कत नहीं आई थी। तो जो ये आपने चूज़ किया जॉब और पैशन के बीच में, जी, जी। इसमें किसी की हेल्प ली आपने या खुद की सुनी थी? खुद की रही थी, बाकी थोड़ा डाउट में हो गया था हमको, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सेफ सिक्योर फ्यूचर रहे, हाँ। ज़्यादा उसको मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए। बाकी पैसन के रूप में ही इसको रखते हैं। फिर लेकिन घर पे हमने बात की, दीदी से बात की, बाकी दोस्तों से बात की, तो तब ने यही कहा कि नहीं, जो तुम चाहते हो वही करो। मतलब बहुत ही कम लोग ऐसा होते हैं जिनको कि जो चाहते हैं वही करने का मौका मिलता है। बिल्कुल। पैसन को प्रोफेशन बनाने का मौका सबको नहीं मिल पाता है। तुमको मिला है तो तुम्हें करना चाहिए। लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के पैशन को फॉलो करना ये काफ़ी टफ डिसीजन तब किसी ने रहा था, लोगों ने कहा भी था, कुछ लोगों ने कि नहीं गलती करो, रिग्रेट करो बाद में। तो अभी तक तो नहीं रिग्रेट फील हो रहा है उम्मीद है आगे भी नहीं होगा। आपने सबसे पहला क्लाइंट कैसे क्रैक किया था? पहले हम शौक था फोटोग्राफी करने का, तो हम ऐसे ही फर्रुखाबाद के वीडियोस बनाते रहते थे। 19-20 की बात है, 17-18 की बात है।
उस टाइम फर्रुखाबाद के वीडियो बनाते रहते थे, तो हमने फर्रुखाबाद से काफ़ी वीडियो बनाए थे। तो उसमें एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, समथिंग उसमें लाखों व्यू आए थे। सेम टाइम पे एक प्रोजेक्ट आया हुआ था फर्रुखाबाद में, नमामि गंगे का। तो उसमें हर डिस्ट्रिक्ट से, मतलब यूपी जितने जिले हैं, हर जिले से एक वीडियो पहुंचना था मंत्रालय पे। ठीक। तो फर्रुखाबाद की तरफ से एक वीडियो पहुंचना था, तो हमारे पास कॉल आया था, भूपेंद्र सर जी हैं LIC में वीडियो, उनका कॉल आया था कि शांतनु ऐसे ऐसे वीडियो बनना है। ठीक। तो वो पहला प्रोजेक्ट था हमारा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जैसे पेड प्रोजेक्ट भी था। और बहुत अच्छी बात, खुशी की बात ये भी है कि वो चुना गया था, मतलब 75 जिलों में थे, तो उसके लिए फर्रुखाबाद को सम्मानित भी किया गया था। मतलब आपने अभी तक अपना जितना भी वर्क ऑनलाइन अपलोड किया था, तो उसके बेसिस पे आपको काफ़ी हाँ ज़्यादा हाँ, हेल्प मिली थी। जी जी। ठीक। तो जब आपने ये पहला क्रैक किया था प्रोजेक्ट, इसके बाद अप्रोच आपको कैसे हुई थी? इसके बाद जैसे कि फर्रुखाबाद के डीएम के लिए काम करना एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट होता है। तो डीएम के थ्रू अदर जो ऑफिस थे, शिक्षा विभाग था, कृषि विभाग था, DPRO था, नमामि गंगे था, बेसिक एजुकेशन तो हो गया, इन सब के लिए पास हमारे पास कॉल आते रहे। ठीक। उस टाइम जो CDO सर रहे थे, रथी राजेंद्र पेंचे सर, जो इस टाइम डंबल के DM भी हैं, तो उनका यूट्यूब चैनल हम ही मैनेज करते थे, ड्यूज भारत नाम से था। तो जो भी सोशल एक्टिविटीज होती थी, या फिर सामाजिक कार्यक्रम होते थे, या फिर DM ऑफिस से जो भी कार्यक्रम होते थे, एक बार योगी जी का आना हुआ था फर्रुखाबाद संगीता में, तो वो पूरा हम ही ने ही कवर किया था। अगर हम लोग अपने पैशन पे काम करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें सारी चीज़ें वैसी नहीं मिलती हैं जैसी हम चाहते हैं। जी हसल तो करना पड़ता है सबको। तो बिल्कुल। आपने हसल के टाइम में क्या सीखा? हर टाइम में हमको ये लगता है कि रुकना नहीं है, मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, तो उसको कंटिन्यू ही करना है। स्ट्रगल जैसा कुछ था नहीं, स्ट्रगल लोग उसमें करते हैं जैसे कि 2 रोटी कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, घर चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, उस चीज़ में काम कर रहे हैं, तो वो स्ट्रगल नहीं है। आई थिंक वो तो पैशन को जुनून है, जो पैशन फॉलो कर रहे हैं, उसमें स्ट्रगल जैसा कुछ है ही नहीं उसमें। अभी तक आपने जितने भी शूट्स किए हैं, जी कोई ऐसा शूट है जो आपको काफ़ी टफ लगा हो? हाँ, ऐसे काफ़ी टूट रहे हैं जो काफ़ी टफ रहे हैं। सबसे मेन बात बताने जाएँ तो सबसे टफ जो टास्क लगा हमको, वो लगा इंडियन आर्मी के लिए काम करना। ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो राजपूत रेजिमेंट है, इंडियन आर्मी, उसके लिए भी काम करते हैं, लास्ट 5 साल से काम कर रहे हैं। तो आर्मी के लिए काम करना काफ़ी टफ टास्क रहता है, क्योंकि उनको एक एक परफेक्शन चाहिए होता है हर चीज़ डिसिप्लिन में, में टाइम वो को लोग लेकर काफ़ी काम चाहिए होता है, सेम टाइम पे चीज़ होनी चाहिए, और उसमें रिटेक नहीं होते हैं। ठीक। जैसे वेडिंग्स में काम कर रहे हैं तो दोबारा कह सकते हैं ऐसा दोबारा कर लीजिए। ठीक। आर्मी काम में रिटेक नहीं होते हैं, जो भी काम हो रहा है 1 शॉट में ही काम हो रहा है, और उनको बहुत परफेक्शन चाहिए। मतलब अगर सैकड़ों लोग सिपाही लाइन से खड़े हुए हैं, फौजी लोग, अगर सबके पैर एक साथ नहीं पड़े तो वो शॉट बेकार हो गया, उनके लिए बेकार है वो। ठीक। तो मतलब उनको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। और फिर आप जब इतनी बड़ी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, तो खुद में थोड़ा प्रेशर होता है कि आप एक संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा काफ़ी हैप्टिक काम रहा था। तो ये काम के प्रेशर की वजह से काफ़ी लोग गलतियां भी करते हैं, तो या आपने कुछ की थी गलती? हाँ, गलतियाँ काफ़ी होती हैं, बट वही है कि धीमे धीमे सीखता रहता है इंसान। और फिर एडिटिंग जब खुद ही करते हैं तो वो गलती को सुधारने का मौका हमारे पास पूरा होता है। जो लोग शूट करते हैं तो कोशिश करें एडिटिंग भी सीखें वो लोग। साथ आप जो गलती कर रहे हैं तो आपको पता होती है, उनको सुधार सकते हैं आप। बिल्कुल। अगर हम लोग दूसरे एडिटर पे डिपेंड रहेंगे तो वो तो चीज़- दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो गलती कहाँ पे हुई है उसको समझाना, फिर वो कोऑर्डिनेट करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। अगर आप शूट भी खुद ही कर रहे हैं, एडिट भी खुद ही कर रहे होते हैं, तो आपका विजन तैयार होता है कि आप आगे जाके क्या चाहते हैं आउटपुट में, उस तरीके से ही शूट करेंगे आप। शूट के टाइम पे हमसे कोई गलती हो गई तो वो हमें पता है कि यहाँ पे हमें करेक्शन करना करेक्शन है, कर सकते लेकिन एडिटर वो चीज़ नहीं हैं, वो ध्यान नहीं देता। समझ पाएगा। तो आपने एडिटिंग कहाँ से सीखी थी? एडिटिंग खुद से सीखी है यूट्यूब वगैरह से। ठीक। बिगनर्स के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, बिगिनर्स के लिए ये जानना चाहेंगे कि ये सीधे मतलब सीधे ऊपर नहीं पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर लिया जाए, या फिर कंप्यूटर खरीदा जाए, या फिर फ़ोन की जगह कैमरा यूज़ किया जाए। जो आपके रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको सीखिए। आप फ़ोन से सीखिए, फ़ोन पे यूट्यूब आज हर चीज़ है। ठीक। जो भी आपको सीखना है, आपको सब कंटेंट यूट्यूब में मिल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बाहर जाकर कहीं कोर्स करना है, कुछ सीखना है। फ़ोन में आपको सब कुछ है, तो आप उससे सीखते रहिए, ग्रो कीजिए। बहुत सारे लोग इक्विपमेंट्स को लेके बैठे रहते हैं कि मेरे पास जब बढ़िया सा कैमरा आ जाएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। नहीं, इक्विपमेंट्स को लेके नहीं रोना चाहिए कभी भी। इक्विपमेंट धीमे धीमे ही आते हैं। हमने भी स्टार्टिंग अपनी की थी तो फ़ोन से ही हमने स्टार्टिंग की थी, फिर धीमे धीमे हमको लगा कि अब फ़ोन से नहीं हो पा रहा है, मैंने चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, बढ़ाना है काम को, तो उस पर कैमरे पर अपग्रेड करना चाहिए। तो पहले फ़ोन से कीजिए। फ़ोन में इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं, इतने अच्छे अच्छे ऐप्स होते हैं, तो हम लोग शूट भी कर सकते हैं। इतने अच्छे कैमरे भी फ़ोन में आ गए हैं कि हम लोग अच्छे शूट भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो अपने स्किल्स पे काम कीजिए पहले, उसके बाद चीज़ों को अपग्रेड कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशन में कैमरे से ज़्यादा ज़रूरत होती है विज़न की, कि आप देख चीज़ों को कैसे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मेन रोल जो है मेरे ख्याल से विजन का ही है। अभी रिसेंटली में जन्माष्टमी थी, तो आपने देखा होगा कृष्ण जी की रील खूब वायरल हो रही थी। तो अच्छा, कृष्ण जी का वर्णन हम लोग देखते हैं कितना सुंदर बनाया गया है, तो उनका सबसे वर्णन सुंदर किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। ठीक। और सूरदास जी क्या थे? जन्म से अंधे थे। मतलब एक नेत्रहीन व्यक्ति जन्म से, उसने कृष्ण जी का इतना सुंदर वर्णन किया। आज हम लोग कृष्ण जी को उसी रूप में देखते हैं। बिल्कुल। जो बात हमारे भूपेंद्र सर ने हमको बताई थी, तो वो चीज़ मेरे माइंड में अभी भी है
ठीक। कि अगर आपके अंदर अंतर्दृष्टि है कि आप खुद का विजन आपका है, तो आप अपने विजन को लोगों को तो बता सकते हैं, दुनिया को और खूबसूरत बना सकते हैं। कि एक जन्म से अंधा व्यक्ति जब रोशनी को इतना सुंदर दिखा सकता है, तो अगर हम लोग को आंखें हैं, हम लोग देख सकते हैं दुनिया को, तो उसको कितना सुंदर बना सकते हैं। तो कैमरे से ज़्यादा मेन चीज़ है कि विजन होना चाहिए आपको। चीज़ों को आप देख कितने अच्छे देखने का नज़रिए नजरिया से क्या है हैं। आपके लोगों को। और फिर उसको प्रेजेंट करने का तरीका भी आपके पास वो होना चीज़ चाहिए। शूट के टाइम में आर्टिफिशियल लाइट की ज़्यादा नीड होती है नेचुरल लाइट की? ये डिपेंड करता है कि सूट किस टाइप का चाह रहे हैं, आप आउटपुट किस टाइप का चाह रहे हैं। मोस्टली अगर हमको नेचुरल चीज़ चाहिए होती हैं तो हम नेचुरल लाइट ही यूज करते हैं। बट अगर हमको कुछ क्रिएटिविटी करनी होती है, क्योंकि नेचुरल लाइट में ज़्यादा कुछ कलाकारी नहीं कर सकते, जो नेचुरल चीज़ मिल रही है नेचुरल कलर मिलेंगे हमको। लेकिन अगर लाइट को कंट्रोल करना है, लाइट को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना है, तो आर्टिफिशियल लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कुछ शूट करना है जिसमें कि हम चाहते हैं दिन में शूट करें या रात का शॉट मिल जाए, या रात में चाहते हैं दिन का शॉट मिल जाए, या चाहते हैं कि सूरज नहीं है बादल छाए हुए हैं, उसमें पीछे से लाइट सूरज वाला फील आ जाए, तो ये सब आर्टिफिशियल लाइट से ही हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। नेचुरल लाइट में ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर आपको नेचुरल रिजल्ट चाहिए, कुछ कलाकारी नहीं करनी है, कुछ मैनिपुलेट नहीं करना है, नेचुरल चीज़ चाहिए, तो आप नेचुरल लाइट से जा सकते हैं। बट कुछ क्रिएटिविटी करनी है आपको, कुछ नेक्स्ट लेवल रिजल्ट चाहिए, कुछ आउटपुट डिफरेंस चाहिए अपने अकॉर्डिंग, चीज़ें कंट्रोल करनी है, तो आर्टिफिशियल लाइट इंपॉर्टेंट है। सबसे जो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल लाइट से ज़्यादा आते हैं, नेचुरल लाइट से ज़्यादा आते हैं? वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आपके रिक्वायरमेंट किस टाइप के हैं। जैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर कोई इंडोर फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल लाइट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप डे लाइट में शूट करना चाह रहे हैं तो नेचुरल लाइट इनफ है। आर्टिफिशियल लाइट कुछ लोग होते हैं, मतलब उन्होंने लाइट का सेटअप किया भी है, लेकिन वो एक परफेक्शन नहीं आ रहा है। वो कभी चेहरे पे आपने देखा होगा एक एक्सपोजर हाई हो जाता है, या फेस के राइट साइड में शेडो आ जाती है, तो इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें? इसको तो मतलब धीमे धीमे सीखते आएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है। अभी जैसे हम लोग फोटोग्राफी करते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं या एडिटिंग सीखते हैं, तो इसका अपने अपना पूरा एरिया है, अपना पूरा सेक्टर बना हुआ है। आप बड़े शहरों में जाएंगे तो इसका पूरा पूरा कोर्स करते हैं, तो मास्टरी इसमें करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं राइटिंग्स में, तो इसका अपना पूरा बड़ा एरिया है। लेकिन हम लोगों को इतना बड़ा जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद के अकॉर्डिंग कि लाइट को ट्राई करके देखें कि इस एंगल पे अच्छी आ रही है, इस एंगल पे अच्छी आ रही है। यूट्यूब पे देख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से चीज़ें सीख सकते हैं। खुद की तरफ से एफर्ट्स आपको हाँ लगाने हाँ, पड़ेंगे। उसे लगाने पड़ेंगे। अगर आपका ये प्लान है कि आपको इस फील्ड में ही जाना है, लाइट की फील्ड में ही जाना है, फिर तो उसके लिए आपको मेन कोर्स करना चाहिए। अगर एक बिगिनर है एडिटिंग लाइन में, तो उसको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? कैमरे की प्रॉपर सेटिंग सीखनी चाहिए, या फिर अपने काम को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टोरी टेलिंग सीखनी चाहिए? मेरे ख्याल से उसको कैमरा सेटिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि कैमरा सेटिंग में लिमिटेड चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा एरिया नहीं है। कैमरे की बात की जाए तो एक्सपोजर ट्रायंगल होता है, उसमें आपका आईएसओ होता है, अपर्चर होता है, शटर स्पीड होती है, बैट बैलेंस होता है, लिमिटेड चीज़ें होती हैं जिसको कि आप इजीली सीख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और जो स्टोरी टेलिंग है वो उसका कोई क्षेत्र सीमित नहीं है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया आप सीख, वो लाइफ टाइम प्रोसेस है। आप सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे, वो कभी खत्म नहीं होने वाली जर्नी, कभी खत्म नहीं होगी जर्नी, सीखते ही रहेंगे आप। तो ट्राई ये करेगी कि पहले आप कैमरा सेटिंग सीख लेंगे, तो उसके बाद आपकी स्टोरी टेलिंग अगर खराब भी होगी तब भी आप इक्विपमेंट्स हैं, आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप पे अगर कैमरा सेटिंग ही नहीं है तो अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। वो चीज़ है। आईएसओ का काम क्या होता है? जैसे कैमरे में हमने भी आईएसओ और एक्सपोजर्स देखे, शटर स्पीड भी देखी। जी जी। सबसे पहले आईएसओ की बात। सबसे पहले आईएसओ का मेन काम होता है लाइटिंग पे कंट्रोल करना। मींस मतलब कि अगर लाइट को हमें घटाना है या बढ़ाना है तो उसको आईएसओ को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ये भी कहती हैं कि एक आईएसओ को एक लिमिट से बढ़ाना चाहिए, उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो ग्रेस आने लगते हैं, नॉइस आने जाता है कैमरे पे। तो आईएसओ का मेन काम लाइटिंग पे कंट्रोल करना ही होता है। मींस अगर हम लोग लो लाइट में है तो आईएसओ इंक्रीज गेन करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, हाई हो जाता है। हाँ, ठीक हाई है। हो जाएगा। और एक्सपोजर का क्या काम होता है? एक्सपोजर मतलब कि लाइट ज़्यादा है या कम है, वो एक्सपोजर होता है। मेन 3 चीज़ होती हैं, एक होता है आईएसओ, शटर स्पीड ठीक एंड अपर्चर। आईएसओ बता दिया हमने आपको कि लाइट को गेन करने के लिए होता है एंड कम करने के लिए होता है। सेकंड है अपर्चर। आप देखते हैं लोग अक्सर का लोगों को सवाल आता है कि हमने भाई साहब 50,000 का कैमरा खरीद दिया या 2 लाख कैमरा कर दिया, लेकिन बुके नहीं बन रहा, पीछे बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहा। तो वो समस्या क्या आती है, वो आता है अपर्चर में, कि वो लोग इतने महंगे महंगे कैमरे तो खरीद देते हैं बट उन पर लेंस अपर्चर वाले नहीं होते हैं, लो अपर्चर वाले। वो 4.5 अपर्चर से शूट कर रहे होते हैं, 5.6 अपर्चर शूट कर रहे होते हैं, तो बैकग्राउंड जो ब्लर होता है वो अपर्चर से ही होता है। जितना कम अपर्चर होगा 1.4, 1.8, 2.8 उतना ही अच्छा हमको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। तो बैकग्राउंड ब्लर गेन करना है आपको, तो आप कैमरा बहुत महंगा ना खरीदिए, अच्छे खासा लेंस में इन्वेस्ट कीजिए। लो अपर्चर 1.8 है, 2.8 है, ऐसे लेंस में इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड होता है शटर स्पीड। शटर स्पीड का हमारा यूज होता है कि चीज़ों को फ्रेम करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान भाग रहा है, हम चाहते हैं वो भागते हुए की तस्वीर लेना चाहिए, तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट है ना, और हमारे कैमरे की स्पीड अगर धीमे होगी
तो वो हम लोग खींच ही नहीं पाएगा, ब्लर हो वो जाएगा। भाग जाएगा तो मुझसे मोशन ब्लर आ जाएगा भागते हुए। ठीक। अगर हम चाहते हैं कि इंसान बहुत तेज भाग रहा है तो एकदम वहीं फ्री हो जाए, तो फ्रीज करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा हाई शटर स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना? वो डिपेंड करता है इसकी स्पीड कितनी है। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में हम लोग अगर डे नाइट शूट कर रहे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक। हम लोग 1/2000 भी कर लेते हैं, 4000 भी कर लेते हैं, 800 भी कर लेते हैं, 400 भी नॉर्मल कर कितना लेते हैं। रहता है ये? नॉर्मली अगर रात में यूज करें या नॉर्मल यूज करते हैं नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए, तो 125 पे क्लिक करते हैं, 200 पे क्लिक करते हैं। ठीक। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग फ्लैश लाइट यूज नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों पे कोई कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है। हम शटर स्पीड कितना भी कर बढ़ा सकते हैं, ठीक। चाहे 1000 ले जाएं, 2000 ले जाएं, 5000 ले जाएं, 8000 ले जाएं, 1/8। जी 1 बाई काउंट में होता है, 1/200, मतलब 1 बाई का मतलब होता है 1 सेकंड। ठीक। 1 सेकंड में कितना बड़ा भाग, 1/200 का मतलब 1 सेकंड का 200वां भाग, 1/25 का मतलब 1 सेकंड का 125वां भाग। ठीक। उस मतलब 1 सेकंड के इतने पार्ट में वो फोटो क्लिक कर रहा है। मतलब 1 सेकंड का भी 8000 भाग, मतलब कि बहुत चुटकी से भी कम में काम में तो फोटो क्लिक कर रहा है। अगर शटर स्पीड को हमने कम कर दिया, ठीक। मतलब हमने कर दिया 1 सेकंड, तो मतलब फोटो क्लिक करने के लिए वो 1 सेकंड ले रहा है। 5 सेकंड कर दिया, मतलब 5 सेकंड का शटर खुला हुआ है और 5 सेकंड जितनी भी लाइट जाएगी वो सब उसमें कैप्चर होगी। आपने देखा होगा कि लॉन्ग टर्म फोटोग्राफी होती है, या रात में लोग तारों की फोटो शूट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत तारे बहुत दूर हैं, लाइट भी कम होती है, तो उस कंडीशन में हमको शटर स्पीड को कम करना पड़ता है। ठीक। 1 ले जा सकते हैं, 2 ले जा सकते हैं, 4 सेकंड ले जा सकते हैं, इससे कि लाइट भी उसमें ज़्यादा पहुंचेगी और उसमें जो चीज़ हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, वो भी उसमें कैप्चर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, हमने बोला था आपको कि आईएसओ से हम लोग लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। इन 2 चीज़ों से भी लाइट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, शटर स्पीड शटर स्पीड से भी और अपर्चर से भी। जी, आपका जो वर्क फ्लो है मीन्स एक शूट करने से लेके और वो सारा प्रोजेक्ट डिलीवर करने तक का ये प्रोसेस क्या रहता है? इस प्रोसेस तो बहुत हेक्टिक रहता है। हाँ। बहुत खुशी है आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कितने दर्द बांटना चाहा हमसे। क्योंकि जैसे वेडिंग सेक्टर की बात की जाए तो जितने भी वेंडर्स होते हैं उनका वन डे काम होता है। आपने वेडिंग वेन्यू बुक किया, उन्होंने वन डे के लिए आपको बुक किया एंड वो फ्री हो गए। आपने मेकअप आर्टिस्ट बुक किए, उन्होंने वन डे के लिए काम किया अपना, वो फ्री हो गए। ऐसे केटरर्स वाले आ गए, उन्होंने 1-2 दिन काम किया, फ्री हो गए। वेडिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है या फिर फोटोग्राफर सेक्टर ऐसा सेक्टर है, इसका वन डे काम नहीं है। वो इवेंट से 5 महीने पहले उसकी बुकिंग होगी, उसके बीच में कोऑर्डिनेट होगा, सेम टाइम पे जब शूट चल रहा होगा तब भी अकेले काम नहीं होता है। 8-9 लोग या 12 लोग टीम कर रही है, उसको पूरा कोऑर्डिनेट करके काम करना होता है। और वहाँ पे हमारा काम बाइंड अप नहीं हो रहा है। उसके बाद उस पर पोस्ट प्रोसेसिंग हो रही है, एडिटिंग हो रही है, फिर क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही हमें काम भी करना है। तो वो लॉन्ग जर्नी है, बहुत हैप्पी काम रहता है, वन डे में भी खत्म नहीं होता है वो। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपको, जैसे आपने आज शूट किया हाँ, और 2 या 3 दिन बाद ही उनकी कॉल्स आने लगी कि मुझे कुछ फोटोज मिलेंगी, कुछ बहुत videos ऐसे मिलेंगी। बहुत हैं, मतलब ऐसे काउंटलेस है, मतलब उंगली खत्म हो जाएंगी, गिनती खत्म हो जाएंगी, बस क्लाइंट खत्म नहीं होंगे। फिर आप उनको हैंडल कैसे करते? हैंडल वही करते हैं कि उनको समझाने के प्रयास करते हैं कि थोड़ा रुक जाइए, कि इन चीज़ों में टाइम लगता भी है। फिर भी अगर कभी कभी लगता है और तो हम लोग खुद से एफर्ट मारते हैं कि शूट से आए तो सोने से पहले कोशिश करते हैं कि कुछ कॉपी करके कुछ फोटो व्हाट्सअप कर दी जाए उनको। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि वेडिंग डे में डेली शूट लगे होते हैं, कंटिन्यू बैक टू बैक शूट लगे होते हैं, सोने का टाइम नहीं पाता, कई दिन होते सो नहीं पाते हैं। बट फिर भी अगर लगता है कि कोई क्लाइंट ज़्यादा ही जल्दी कर रहा है, उस कंट्रोल मतलब कंट्रोल में नहीं हो रही चीज़ें, तो हम ट्राई करेंगे कि हाँ थोड़ा एफर्ट और मारा जाए, रात में सोया कम जाए, फोटो उसको व्हाट्सएप करके भेज दी जाए। ठीक। एक शूट करने से लेके और सारा फोटोज वीडियोस कस्टमर को डिलीवर करने में अप्रोक्स कितना टाइम लगता है? मेन बात करें वेडिंग प्रोजेक्ट की तो शूट के बाद 15 से 30 डेज में उनको हम जो मेन चीज़ें होती हैं, मतलब फोटोज हो गई, सिनेमेटिक वीडियो या टीजर्स हो गए, वो प्रोवाइड करा देते हैं। ट्रेडिशनल वीडियो जो होता है वो बड़ा वीडियो होता है, तो उसमें कम से कम 2 महीने भी जाते हैं, 2.5 महीने भी जाते हैं, वो बड़ा वीडियो होता है, उसमें टाइम हो जाता है। एंड बात करें एल्बम की, तो एल्बम की कभी कभी आप सुना होगा, लोग कहते हैं कि एल्बम पहुंची नहीं हमारे पास, या फोटोग्राफर बहुत डिले कर रहा है कि इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, हम तक एल्बम ही नहीं पहुंची। ठीक। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ग्राहक की खुद ही। क्यों आती है? तो हम लोग एल्बम डिजाइनिंग तब करते हैं जब हमको फोटो सेलेक्ट करके आप देंगे। माना कि किसी इवेंट में फोटो 2000 फोटो क्लिक हुई है, हमने आपको 2000 या 5000 फोटो आपको पेन ड्राइव दे दी। अब जब आप फोटो सेलेक्ट करके देंगे हमको, उसके अकॉर्डिंग वो एल्बम डिजाइनिंग होगी। हमने तो आपको फोटो करके दे दी, अब आप ही सेलेक्ट करके नहीं दे रहे हैं, तो इस चीज़ में वो डिलीवरी में टाइम लग जाता है। ठीक। तो उसका ब्लेम तो जाता है कि फोटोग्राफर से काम करके नहीं दिया। बट क्यों करके नहीं है? क्योंकि आपने सिलेक्शन करके नहीं दिया। कभी ऐसा हुआ है किसी प्रोग्राम की आपने हर पॉसिबल फोटो क्लिक की हो लेकिन कस्टमर बोला कि ये फोटो तो रह गई है? हाँ, अक्सर हो जाती है। अभी रिसेंटली में ही हुआ था। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि वेडिंग जो है केवल 2 लोगों से वेडिंग नहीं होती है, वेडिंग हज़ारों सैकड़ों लोग आते हैं, कई लोग आते हैं।
बहुत से मोमेंट होते हैं जो प्री प्लान होते हैं, पता होता है कि हाँ ये मोमेंट होगा तो उसके लिए हम तैयार होते हैं, पता है कि हमें एंट्री होगी फोटो क्लिक होनी है, पता है हमें जयमाल होगी फोटो क्लिक करनी होती है। बट कई कई रैंडम ऐसे मोमेंट हो जाते हैं जो हमारे प्लान नहीं होते हैं या क्लाइंट के प्लान नहीं होते हैं। रैंडमली कोई क्लाइंट भावुक हो गया तो वो मोमेंट हो गया, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई वो मोमेंट हो गया। तो ऐसे बहुत से मोमेंट होते हैं जो कि कैप्चर नहीं हो पाते हैं। इसको लेके क्लाइंट कहता भी हमसे, बट क्लाइंट को समझना भी चाहिए चीज़ को, जो चीज़ प्लान नहीं है तो हर चीज़ कैमरा पॉसिबल नहीं है। हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए हुए हैं कि हर चीज़ रिकॉर्ड होती आएगी। अगर आपको हर चीज़ देर में चाहिए तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगवा सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको एक अच्छा काम चाहिए तो आपको जब माइंड सेट करना पड़ेगा कि जहाँ सैकड़ों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग आ रहे हैं, तो वहाँ कुछ अगर प्री प्लान मूवमेंट नहीं है तो वो मिस हो सकते हैं। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं मिस ना हो, बट फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है चीज़ें कि मिस हो जाती हैं। एडिटर्स के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर ये रहता है, जैसे हमने एक पूरा प्रोजेक्ट वीडियो का रेडी करके दिया, हाँ फिर कस्टमर बोलता है कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसी अगर चेंज हो जाती तो ज़्यादा बेटर होता, हाँ ये गाना लग जाता तो ज़्यादा बेटर होता। हम भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जैसे एडिटिंग में करप्शन होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर एडिटर को करने पड़ते हैं, हम भी करते हैं। बट दिक्कत तब आती है जब वो बोलते तो सॉन्ग चेंज कर दो, क्योंकि एज ए एडिटर हम लोग का पूरा माइंड मेकअप भी थीम ही उस पर होती है। हम एक एक बीट सुनते हैं कि हाँ यहाँ पे टक बोला है, उस अकॉर्डिंग कट करते हैं, हर एक बीट पे काम करते हैं। तो कभी कभी क्लाइंट कह देता है कि इसमें सॉन्ग चेंज कर दीजिए, तो पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा बेकार हो जाता है। उसमें सॉन्ग चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब पूरा प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट है पूरा बेकार ही हो गया, फिर से स्टार्ट। हाँ, तो इनसे बचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट से पहले ही पूछ लिया जाए कि आपको किस सॉन्ग पे चाहिए एडिट, आपकी प्रायोरिटी क्या है, किस टाइप की थीम चाहते हैं, तो उस पर हम लोग काम कर लेते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जैसे आपने अप्रोक्स 2000 से 2500 फोटोज़ क्लिक करके उनको शेयर की, फिर वो बोलते हैं कि आप एल्बम बनाने के लिए इन्हीं में से खुद ही सिलेक्ट कर लें फोटोज। बहुत हमने बताया ना कि जब डिले होता है तो वो लोग कहते भी हैं खुद ही करो। हाँ। ऐसा हमने नहीं किया अभी तक। मतलब बहुत से, ऐसा एक नहीं, मतलब बहुत से कस्टमर हमसे कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप खुद देख लीजिए। अच्छा, टाइम हम निकाल सकते हैं, हमारा ये बड़ा टास्क नहीं, हमें एल्बम बनानी, हम भी चाहते हैं कि जल्दी काम हो जाए, जल्दी एल्बम बना दे और हमारा पेमेंट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके चक्कर में हमारा पेमेंट भी रुका हुआ है। ठीक। तो ये करने को हम भी कर सकते हैं, बट एल्बम बनती एक बार, शादी एक बार हो रही है, वीडियो कॉल हो रही है, एल्बम एक बार होती है। फोटो एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग में क्या है, आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लगी तो हमने उसको करेक्शन कर दिया। लेकिन एल्बम एक जो प्रिंट हो जाती है उसमें करेक्शन करना थोड़ा हैप्टिक काम हो जाता है। और हम ब्राइड और ग्रूम को जानते हैं बट उनकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं जानते हैं, तो हम अगर हम कर भी रहेंगे तो किसको कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि किसी ब्राइडिंग में हज़ारों लोग आ रहे हैं, उसमें पड़ोसी आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, आपके मेंबर पे मेन लोग कौन है, कौन मेन लोग नहीं, हम जानते ही नहीं है। तो ये चीज़ हम क्लाइंट के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि आप एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने 2 साल बाद दीजिए आप, लेकिन आप खुद ही करके दीजिए, क्योंकि हम जानते नहीं कि आपके रिश्तेदार कौन है, रिश्तेदार कौन नहीं है, आपके फैमिली में इंपॉर्टेंट लोग कौन है, इंपॉर्टेंट लोग नहीं है, इसलिए। अगर गलती से फूफा जी या मौसा जी रह गए एल्बम में, हाँ, तो वो लास्ट टाइम सुनने वाली बात हो जाएगी। हाँ। तो उससे बेटर है कि आप लोग खुद ही टाइम थोड़ा लेके वो काम किया जाए। हाँ, इतना हम कर सकते हैं कि अगर 2000 फोटो क्लिक करके दी हैं तो अपने अकॉर्डिंग समझ के हम उसको 1000 फोटो करके दे सकते हैं, तो 1000 में से आप छाट लीजिए, चूज कर लीजिए, आपको थोड़ा टाइम कम बचेगा आपको। बट आप सोचें कि पूरा ही इवेंट हम सेट कर पाएँ तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आजकल इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं, हल्दी का हो गया, इंगेजमेंट का हो गया, वेडिंग का हो गया, रिसेप्शन हो गया, प्री वेडिंग हो जाती हैं, तो कम से कम 3-4 हज़ार तो फोटो नॉर्मल ही है, हो ही जाती हैं। और एल्बम में लगती है मुश्किल से 250 फोटो, 300 फोटो, मतलब 10 में से एक फोटो सेलेक्ट करना, तो वो काफ़ी टफ है। लेकिन एक कस्टमर्स के साइड से देखे एक एडिटर ये कैसे चूज कर पाएगा कि ये वाली जो फोटोज है वो रिलेट कर रही है या नहीं कर हाँ, रही है? वही चीज़ है, तो उनको वही समझाते हुए हैं कि हम आप लोगों की जो ब्राइड ग्रूम की फोटोज हैं वो हम तो देख सकते हैं कि कौन सा एंगल अच्छा है, किसमें लाइटिंग अच्छी है, कौन सा पोज अच्छा है, वो तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसको छोड़ के जो आपके रिश्तेदार वगैरह हैं वो आपको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखा जाए तो जब से ये आईफोन का क्रेज बढ़ा है तो लोगों के अंदर वीडियोग्राफी का भी काफ़ी ज़्यादा पैशन आया है। कभी ऐसा हुआ है कि शूट के टाइम पे जो आईफोन यूजर्स हैं वो आपको डिस्टर्ब करें? हाँ, हर बार होता है। हाँ। हर बार ही होता है कि हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा फ्रेमिंग उनको चाहिए होती है, उनको ज़्यादा राइटिंग चाहिए होती है। कभी कभी आपने देखा कि लोग पूरा रिकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। मेरा मन होता है कि आप अपना डेटा हमको दे दीजिए, उसको हम बना लेंगे। ठीक है। तो बट दोनों में डिफरेंसेस हैं। आप जो शूट कर रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस टाइम के लिए, वो, लेकिन हमने देखा जो ब्राइड कपल शूट करते हैं वो खुद लोग शूट नहीं करते, उनके जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो शूट करते हैं। तो आप जो शूट कर रहे हैं आपके पर्सनल इश्यू के लिए, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, ब्राइड ग्रूम के लिए काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ टाइम मेमोरी बन रही है, तो उनसे खिलवाड़ ना कीजिए आप लोगों की वीडियो आप उतना अच्छा बना भी नहीं पाएंगे आप,
अच्छा बना लेंगे तो अच्छी बात है, बट वो आप तक ही रहेगा कि अच्छी क्वालिटी में नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग जो काम प्रोफेशनली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे बेटर कर लेंगे, तो उसमें डिस्टर्ब ना कीजिए हम लोग को, हम लोग को करने दीजिए, आप और साइड से ले लीजिए। कभी ऐसा हुआ है पार्टी या वेडिंग्स में किसी ने सजेशन दिया हो कि इस एंगल से शूट करो तो ज़्यादा बेटर आएगा? हाँ, कभी कभी लोग कह देते हैं कि भैया इस एंगल से कर लीजिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बात है, हमको समझ में आ जाता है कि क्लाइंट की क्या उम्मीद है। तो वो तो हम चाहते भी, हम खुद ही क्लाइंट से बोल देते हैं कि आपके जो मन में थॉट्स हों, एक तो मीटिंग कर लेते हैं क्लाइंट से पहले ही कि आपके मन में जो थॉट्स हैं, आप जो चाहते हैं कि किस थीम पे चाहते हैं, किस एंगल से चीज़ चाहते हैं, तो उसको हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, उसको मानते भी हैं। ठीक। बट अगर लगता है कि हमको कि इससे अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो हमारी टीम रहती है, ऐसा नहीं हम अकेले काम करते हैं, 8 लोगों की टीम रहती है वेडिंग में, तो उनकी संतुष्टि के लिए जरूर हम बोल सकते हैं कि एक बंदे से कि आप यहाँ से कर लीजिए, बट हमको जो एंगल चाहिए होता वो है आप उसको हम जरूर कवर करते हैं, क्योंकि एंड में जो मैटर करेगा वो आउटपुट मैटर करेगा, ना कि उनकी बात मैटर करेगी कि आपने किस एंगल से लिया। और अगर आप टीममेट अपना वहाँ पर रखते हैं तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड हाँ, और आप हमारा भी आउटपुट satisfied। भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप अपने एडिटिंग स्टाइल को यूनिक कैसे बनाते हैं? एडिटिंग स्टाइल को यूनिक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रेंड फॉलो ना करो। आजकल लोग क्या है कि ट्रेंड को फॉलो करते रहते हैं, तो वो खुद का स्टाइल समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक। खुद का स्टाइल कभी जनरेट ही नहीं कर पाते हैं कि उनका क्या विजन है, वो किस टाइप की एडिटिंग चाहते हैं, वो किस टाइप का काम करना चाहते हैं। ट्रेंडिंग म्यूजिक आप सीख सकते हैं, लोगों से उसमें इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट आपको खुद का एक प्लान करना चाहिए कि आपको आउटपुट किस टाइप का चाहिए, आपकी थीम क्या है, आप किस टाइप का रिजल्ट आते हैं, ठीक। उस टाइप का सॉन्ग सिलेक्शन करें। ऐसा नहीं कि कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है उसको ही आप ले लें हमेशा, आपको देखिए कि आपका जो वीडियो प्रोजेक्ट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, Suitable उसके क्या है? अकॉर्डिंग क्या सूट है। इंस्टाग्राम में कई वीडियो देखते हैं तो वीडियो कुछ और चल रहा होता है और सॉन्ग जो चल रहा होता है वो कुछ और चल रहा होता है, वो इसलिए चल रहा होता है क्योंकि वो ट्रेंडिंग म्यूजिक है। तो ऐसे आप अपना स्टाइल कभी जनरेट नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि आपको जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सॉन्ग की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मूड की क्या रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग आप अपना खुद का स्टाइल यूनिक जनरेट कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? हम फोटोशॉप यूज करते हैं, फोटोशॉप एडिटिंग के लिए, एंड वीडियो एडिटिंग के लिए एडोब प्रीमियर प्रो एंड ये आफ्टर सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट नहीं है, और भी लोग यूज करते हैं, लेकिन हम इसमें यूजर फ्रेंडली लगता है हमको, तो हम इसको यूज करते हैं। इसलिए यूज भी करते हैं हम, जैसे कि जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं, फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग, एडोब के ही यूज करते हैं, एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट। इसमें हमको बेनिफिट ये रहता है कि अगर हमें किसी वीडियो प्रोजेक्ट में कोई फोटो ऐड करनी है, तो तीनों प्रोजेक्ट एक ही कंपनी के, तीनों को हम आपस में इंटरलिंक करने का ऑप्शन मिल जाता है हमको। ठीक। अगर किसी वीडियो में हमें कोई फोटो में कुछ एडिटिंग करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हम फोटोशॉप एडिटिंग कर रहे हैं फिर रेंडर कर रहे हैं, उसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। इसमें क्या इंटरलिंक करके हम लोग रियल टाइम पे काम कर सकते हैं। मतलब पिछली वीडियो में कोई फोटो है, तो अगर फोटो एडिटिंग करेंगे तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक। अगर इसको यूज नहीं करते, हम अदर पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे ईडीएस यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई फोटो एड करनी है तो हमें फोटो एडिटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, उसको रेंडर करना पड़ेगा, इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर देन इस पे काम करना पड़ेगा, तो वर्कफ्लो बढ़ जाता है। इसमें क्या है, तीनों एक ही कंपनी सॉफ्टवेयर है, तो इंटरलिंक करके हम लोग टाइम को कम कर सकते हैं, एफर्ट कम कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर उन पे बिगनर्स के लिए हम तो चाहेंगे कि आप पहले इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर बना करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत महंगे महंगे आते हैं। ठीक। जैसे एडोब प्रीमियर प्रो हो गया तो वही मतलब 25-25 हज़ार रुपये का आता है, पर एनम आता है, उसमें इन्वेस्ट ना करें। आप जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि फोन से अगर आप कर रहे हैं तो फोटो एडिटिंग के लिए स्नैपसीड हो गया या फिर लाइट रूम हो गया, इनको कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए कर रहे हैं तो कैपकट हो गया, काइनमास्टर हो गया है, जी आप यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट हैं जो बिगनर्स को ध्यान में रखने चाहिए ड्यूरिंग एडिटिंग? हाँ, सबसे मेन चीज़ तो होती है कि स्टेबिलिटी, क्योंकि हम लोग जैसे बिगनर्स के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, अक्सर गिम्बल नहीं होता है उनके पास, हाँ। या फिर फ़ोन में इतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं होती है, कैमरा शूट कर रहे हैं तो कैमरे के लिए तो मस्ट होता ही है, गिम्बल यूज करना ही करना पड़ा है, तो कैमरा पे है तो गिम्बल नहीं है, या फ़ोन है तो उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो चीज़ों को सुधारने के लिए आप एडिटिंग में उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक। कभी कभी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है तो आप उसको एडिटिंग सुधार सकते हैं, कलर इन्हांस कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों का कहना जो होता है कि भैया हमारे फ़ोन में इतना इतना कम क्वालिटी कैमरा, उसमें अच्छी फुटेज ही नहीं आ रही है, तो आपने देखा होगा कि आजकल ट्रेंडिंग कर रहा है कि वो साइड में वो ब्लैक बॉर्डर लगा देते हैं लोग। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी कैमरा नहीं है, तो आपको लो पिक्सल कैमरा है जिसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप वाइट बॉर्डर लगा के उसको फोटो कम कर सकते हैं। ठीक। ऐसे कुछ टिप्स यूज कर सकते हैं। या फिर आजकल आपने देखा होगा कि डस्ट वाला जो इफेक्ट होता है, ग्रेन हो गया, ओवरले हो गई है, या फिर ग्रेनी वाला इफेक्ट हो गया, तो वो यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोग इतने महंगे महंगे कैमरे खरीदते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं, क्यों खर्च करते हैं? जिससे कैमरे में ग्रेन ना आए, नॉइस ना आए। और आपको देख के बड़ा लगता है कि आपको अब वो ट्रेंड में आ गया है कि लोग नॉइस अलग सेट करते हैं। मतलब हम 5 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं कि कैमरे में नॉइस ना आए, अब वो ट्रेंड बन गया कि लोग 5 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी उसमें खर्च करके नॉइस लगा रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को यूज करके आप क्वालिटी से बच सकते हैं कि अगर आपकी लो क्वालिटी होगी, लोगों को लगेगा इफेक्ट है, तो ये तो ट्रेंड कर रहा है, ऐसा नहीं समझेगा कि आपका लो क्वालिटी कैमरा है। या फिर जैसे कि आप
शाम को शूट कर रहे हैं तो आप शैडो क्लिक कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि चेहरा का क्लियर नहीं आ पा रहा है, फोटो डिटेल नहीं आ पा रही है, तो आप शैडो फोटोग्राफी होती है। ठीक। पीछे लाइट में नहीं, चेहरा दिखता नहीं है, हाँ, वो शैडो फोकस फोटो जाती है, लाइट पे चला जाता है। तो मतलब जो इंसान होगा, सब्जेक्ट होगा हमारा, वो ब्लैक हो जाएगा और पीछे सनरेज हो गई या अदर लाइट हो गई, तो ऐसे आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग में एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा हाइप में रहता है, सिनेमैटिक लुक। जी। आप एक नॉर्मल वीडियो को सिनेमैटिक लुक देने के लिए बेसिक कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो करते हैं? किसी भी चीज़ को सिनेमेटिक बनाने के लिए मेन जो होता है वो लाइटिंग का खेल होता है, ठीक। कि लाइटिंग इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सिनेमेटिक के अकॉर्डिंग। उसके बाद शूटिंग के दौरान हम लोग चीज़ों को बेसिक पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं। जैसे कोई चीज़ हमको सिनेमेटिक तब लगती है जब उसमें मोशन होता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भी बैठे हुए हैं और कैमरा भी स्टिल है, तो वो चीज़ बहुत बोरिंग लगेगी, बेसिक सा बेसिक सा लगेगा। क्योंकि जैसे हम लोग जो शूट कभी कर रहे हैं, चीज़ सिनेमेटिक शूट नहीं लगेगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वीडियो, रॉ वीडियो लगेगा। लेकिन सिनेमेटिक में कब लगेगा? जब मूवमेंट हो रहा हो। अगर सब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं है तो कैमरे को मूवमेंट कर सकते हैं, अगर सब्जेक्ट मूवमेंट में है तो हम लोग कैमरे को भी मतलब कहीं ना कहीं बेसिकली मूवमेंट होना चाहिए, या तो या तो कैमरे का या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, या फिर दोनों का हो जाए तो और अच्छा लगता है कभी कभी, तो इस अकाउंट शूट कर सकते हैं। और सेकंड आता है इसके बाद प्रोसेस लाइटिंग का। अगर आप में उतने अच्छे एंगल शूट से नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिक से लाइटिंग को यूज करके आप उसको शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक। और थर्ड रोल आता है एडिटिंग का, कि अगर आप नॉर्मल फुटेज ही है उसमें अच्छी से आप कलर ग्रेडिंग कर पा रहे हैं तो उसको एक सिनेमेटिक आप लुक दे सकते हैं। ठीक। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था, कलर ग्रेडिंग। जी। कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? जी, स्टेप बाय स्टेप ही चलती हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज़ शूट करते हैं तो पहले उसका हमें कलर करेक्शन करना पड़ता है, फिर उसकी कलर ग्रेडिंग होती है। कलर करेक्शन क्या होता है? बेसिकली हम लोग कोई चीज़ शूट करते हैं या जिस माहौल में रहते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो कूल टेम्परेचर रहता है या वो वार्म टेम्परेचर रहता है, या तो मतलब सर्दी होगी या तो गर्मी होगी। वही अगर धूप हो रही होगी तो कहीं ना कहीं चेहरे पर रेड टोन आ रही होगी, वार्म टोन आ रही होगी, तो वो वार्म टोन हो गया। या फिर कभी सर्दी में वाला माहौल होता है तो कभी कभी ब्लू टोन आती है, करेक्ट। तो वो हो जाती है कूल टोन जाती है। तो यही हमारा क्या है, वाइट बैलेंस हो गया। शूटिंग के दौरान कभी कभी हम लोग चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हम लोग सेटिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो कभी कभी ज़्यादा कूल चली गई या ज़्यादा वार्म चली गई, तो उसको बेसिक लाना, उसको बैलेंस करना, ये तो हो गया कलर करेक्शन। ठीक। अब जब कलर करेक्शन कर लिया हमें, हमको चीज़ें जो जैसे चाह रहे थे वैसी चीज़ें मिल गई हैं, अब उसमें अपनी विजन के अकॉर्डिंग हम जिस थीम चाहते हैं, जिस मूड पे चाहते हैं, उस पर हम लोग कलर ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। ये एक स्टेप है, मतलब पहले आपको कलर करेक्शन करना ही पड़ेगा। बिना कलर करेक्शन के आप कलर ग्रेडिंग करेंगे तो आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ऐसी कुछ पर्टिकुलर वीडियोस की फील्ड है जिसमें हमें कलर ग्रेडिंग करना कंपलसरी ही रहता है? हाँ, मेरे ख्याल से कलर ग्रेडिंग तो मस्ट ही है सब में। अगर आप एक सिनेमेटिक लुक चाह रहे हैं, ट्रेडिशनल से हटकर अगर आप सिनेमेटिक लुक चाह रहे हैं तो कलर ग्रेडिंग मस्ट ही है। या तो आप फ़ोन से शूट कर रहे हो, तो फ़ोन से क्या होता है, फ़ोन में जो चीज़ें होती हैं वो उसमें ऐसे प्रोसेसर लगे होते हैं, उसमें अपने आप ही एडिटिंग होती है। जैसे फ़ोन में हम लोग जब क्लिक करते हैं, अब तो फ़ोन में रा वाला फीचर आ गया है, जब पहले फ़ोन में रा फीचर नहीं था तो फ़ोन जेपैग पे क्लिक होती थी। तो जेपैग का मतलब ही ये है कि वो अपने आप में उसको प्रोसेसिंग करके एडिट करके दे रहा है। बट कैमरे में ये फीचर नहीं होता है। अगर आप कैमरे से फोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो फोटो में उसमें आपको कलर ग्रेडिंग या एडिटिंग करनी ही पड़ेगी। वो 100% रॉ है, नेचुरल है। हाँ, रॉ है। अगर आप इसमें एडिटिंग नहीं भी कर रहे हैं तो उतना अच्छा मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। रॉ का ऑप्शन भी आता है और जेपेग का ऑप्शन भी आता है। जेपेग में एडिटिंग होती है बट उतना नेचुरल एडिटिंग नहीं होती, कहीं ना कहीं रॉ मोड ज़्यादा ही इसमें कैप्चर रहता है। तो आपके हिसाब से एक बेसिक वीडियो को अगर हम लोग सिनेमैटिक में चेंज करना चाहें तो क्या उसमें शूट का ज़्यादा रहता है या फिर एडिटिंग का ज़्यादा रहता है? दोनों का ही रहता है। अगर बात करें परसेंटेज की तो समथिंग 70 to 80% शूट का रहता है, 20% इसको हम लोग एडिटिंग में कवर कर सकते हैं। तो अगर शूट अच्छा हुआ होगा तो उसको अच्छे से एडिट भी कर पाएंगे, अगर शूट ही नहीं अच्छा हो पाएगा तो उसको सुधारना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो प्रायोरिटी देना चाहिए कि हम लोगों को शूट जब कर रहे हैं तो शूट ही अच्छे से करें, उसको बाद में उसको इन्हांस कर सकते हैं एडिटिंग में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शूट कैसा भी कर लें एडिटिंग संभाल लेंगे। ऐसा मतलब बहुत लोगों को हमने देखा है शूट करते हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है हो गया, इसको एडिटिंग देख लेंगे या इसको पोस्ट में देख लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप शूट में अच्छे से काम करें, उसको एडिटिंग इन्हांस करें। एडिटिंग संभाल लेंगे अलग चीज़ हो गई, और उसको एडिटिंग में इन्हांस करेंगे अलग चीज़ हो गई। एडिटिंग में संभाले ना, उसको इन्हांस करें। अगर एक कंटेंट क्रिएटर है वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लिए रील्स बना रहे हैं या कंटेंट अपना क्रिएट कर रहे हैं तो उनके लिए उस वीडियो में लाइटनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? लाइटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो, चाहे यूट्यूब वीडियोस हो, इवन चाहे फोटोग्राफ हो या वीडियोग्राफ। यहाँ पे बताना चाहेंगे वीडियोग्राफ जैसी कोई चीज़ ऐसी होती ही नहीं है। वीडियोग्राफी ही फोटोग्राफी का ही एक पार्ट है। जब मल्टीपल फोटोज क्लिक करती हैं तो उससे वीडियो बनती है। वीडियोग्राफी में एक टर्म होता है FPS का, फ्रेम पर सेकंड का। तो फ्रेम पर सेकंड का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कितने फ्रेम क्लिक हो रहे हैं। मतलब जो वीडियो हो रहा है वो वीडियो एक तरीके से बहुत सारी फोटोज का मिक्सचर ही है। तो चाहे फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी हो, लाइट का इंपॉर्टेंट रोल है ही है।
इसको हम इसलिए मेंशन करना चाह रहे हैं क्योंकि फोटोग्राफी दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, फोटो प्लस ग्राफी। फोटोग्राफी में फोटो का मतलब ही लाइट होता है, ठीक। फोटो का पर्यायवाची ही लाइट है, और ग्राफी का मतलब चित्र, मतलब कि लाइट से जो हम लोग चित्र बना रहे हैं वो फोटोग्राफी है। अगर यहाँ पे लाइट बंद कर दी जाए स्टूडियो में तो हम लोग विजुअल नहीं होंगे, हम लोग दिख नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। तो फोटोग्राफी में लाइट के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। फोटोग्राफी वर्ड ही अपने आप में लाइट का ही रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे सिनेमेटिक वीडियो हो, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे फोटो हो, चाहे इंस्टाग्राम रील्स हो, कोई भी टाइप का कंटेंट हो, तो लाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही है। उसको कितने अच्छे से यूज कर पाएंगे उतना अच्छा हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक बिगनर के को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अगर वो इसमें आ रहा है कंटेंट क्रिएशन में, तो सबसे पहली वो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर करे? सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगा हमको, हाँ, कि बिगिनर जब भी इसमें लाइन में जाए तो मोस्टली हमने देखा है लोग क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं कि उसने ये कैमरा खरीदा, उसका जहाँ रिजल्ट आ रहा है तो हमको भी ये कैमरा खरीदना है, या उसने ये लेंस खरीदा तो हमको ये लेंस खरीदना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले आप फ़ोन से ही अपना समझिए, फ़ोन से बेसिक चीज़ें सीखिए, एडिटिंग सीखिए। अगर आप पे कैमरा नहीं भी है तो आप फ़ोन सीखिए और कैमरे की जगह आप एडिटिंग इन्वेस्ट कीजिए। आप पे पास फ़ोन है तो आप कैमरा लेने की बजाय एक कंप्यूटर या लैपटॉप ले लीजिए, क्योंकि आप फ़ोन से शूट करेंगे, उस पर आप एडिटिंग में आप करेंगे, जब शूट करते हैं, एडिटिंग करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है गलती आपने कहाँ की है। अगर आप शूट कर रहे हैं, एडिटिंग खुद नहीं कर रहे हैं, तो शूट के दौरान आपकी गलती क्या हो रही है वो आपको मालूम ही नहीं पड़ पाया कभी। तो शूट करें, उसको एडिट खुद ही करें। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट पहले ना करें, पहले आप बेसिक फ़ोन से एडिटिंग करें, फ़ोन से शूट करें। अगर आपको लगता है कि बजट आपको हो पा रहा है तो आप बेसिक कैमरा लें, उसको फिर ग्रो करें। ठीक। देखिए, आपने अभी तक ऐसी कौन सी मिस्टेक देखी है जो हर बिगिनर करते हैं और उनको अवॉइड करनी चाहिए? सबसे बड़ी मिस्टेक तो मेरे ख्याल से यही है कि इंसान बिना सोचे समझे कैमरा में इन्वेस्ट कर लेता है कि इतना महंगा कैमरा खरीद लेंगे। फिर उसको जब कैमरा खरीद लेता है या लेंस खरीद लेता है, जब उसको चलाता है तब उसको मालूम पड़ता है कि उसको इसकी नीड ही नहीं थी। वो जिस टाइप की फोटोग्राफी चाह रहा है उसको वो चाहिए ही नहीं था। मोस्टली लोगों को लगता है कि हाँ ये कैमरा खरीद लेंगे क्योंकि वो कैमरा यूज़ कर रहा है, अदर पर्सन यूज़ कर रहा है तो हम भी ये कैमरा खरीद लेते हैं। जब वो उसको रिजल्ट करता है, जैसे आपने बोला कि अपर्चर वाला, उसने कैमरा खरीद लिया लेकिन उसको वो डेप्थ मिल ही नहीं रही है, उसको करनी है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, उसको वो डेप्थ नहीं मिल पा रही है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट बेकार ही हो गया लेंस वाला। करेक्ट। तो अगर वो पहले से प्रैक्टिस कर लेगा, सीख लेगा चीज़ों को, उससे मालूम पड़ जाएगा कि उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। उसे स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है तो उसको वाइड एंगल लेंस पे जूम लेंस चाहिए होंगे। अगर उसको फैशन फोटोग्राफी करनी है तो उसको प्राइम लेंस से चाहिए होंगे। तो पहले वो काम करे और खुद में समझ पाए कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसे किस टाइप के फील्ड में चाहिए। क्योंकि फोटोग्राफी एक सेक्टर नहीं, फोटोग्राफी बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें फैशन फोटोग्राफी भी होती है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी होती है, स्ट्रीट फोटोग्राफी भी होती है, वेडिंग फोटोग्राफी भी होती है। पहले वो खुद में ये समझ पाए कि उसको किस फील्ड में जाना है, उस अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करे, तब वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके जो कस्टमर्स होते हैं या जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की क्रिएटिविटी, इन दोनों को आप बैलेंस कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि कभी कभी हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हाँ। हमको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा वीडियो बना है, हमने बट अपना वो बेस्ट बेस्ट दिया है, रिजल्ट भी सेटिस्फाई भी होते हैं, बट कस्टमर को वो काम पसंद नहीं होता है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो अब जब एडिटिंग करते हैं तो हम पहले से कस्टमर से ही पूछना चाहते हैं कि आपको किस टाइप का रिजल्ट चाहिए, नीड क्या है आपको नीड क्या है, आपको किस टाइप, मतलब कुछ लोगों को सिंपल सोवर सॉन्ग चाहिए होते हैं, कुछ लोगों को ट्रेंडी वीडियो चाहिए होता है कि धूम धड़ाके वाला चाहिए होता है। आपकी नीड क्या है, सिंपल सोवर चाहिए या फास्ट बीट पे चाहिए, सॉन्ग कौन सा चाहिए आपको, उनसे पहले ही पूछ लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि मेरा तो ये पैसन है, बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उनको ये है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन चाहिए खाली, कि क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए। अब मेरा ये पैसन है तो हम चाहते हैं कि क्लाइंट सेटिस्फाई भी रहे और हम भी सेटिस्फाई रहें, क्योंकि मेरा तो पैसन है ना। बिल्कुल। हमने अपनी जॉब छोड़ के ये काम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हम खुद को खुश कर पाएं। हाँ। क्लाइंट खुश हो रहा है, हम खुश नहीं हो रहे, तो मतलब क्या है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे आर्मी में जब काम करते हैं तो आर्मी में अक्सर ये होता है कि जो हम पहला वीडियो बना के देते हैं मन का अपना, वो कभी भी पास नहीं होता। जो वीडियो फाइनल होता है वो उसका आउटपुट कुछ ही और ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम दो वीडियो बनाते हैं। जो पहला बनाया होता है वो मेरे लिए होता है सेटिस्फाई के लिए कि हमें चाहिए, अगर किसी को दिखाना होगा तो हम ये दिखाएंगे कि हमने ये काम किया है, आप ये देखिए ये काम हमने किया है, मतलब एक लगता है कि खुद में लगता है कि अच्छा काम हुआ है। एक वीडियो बनाते हैं वो क्लाइंट के लिए होगा कि आप सेटिस्फाई के लिए, तो आप ये कर सकते हैं कि दो वीडियो बनाएं आप। अगर आपको बिगिनर फोटोग्राफर को 3 बेसिक टिप्स देनी है जो सबसे बेस्ट हो और उनके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो, तो वो क्या रहेंगी? सबसे पहला तो यही टिप्स होगा कि कंटेंट को कॉपी करने से बचें। आजकल लोग कॉपी ही करते जा रहे हैं कि उसने जैसा बनाया है तो हम भी उसको वैसा ही बना लें। कोई आप जब इंस्टाग्राम पर चलाएंगे तो आपको डिफरेंस ही नहीं मालूम पड़ेगा। एक जैसे आपको 10-10 वीडियो मिल रहे हैं, 50-50 वीडियो मिल रहे हैं, सेम टाइप में मिल रहे हैं, सेम सॉन्ग मिल रहे हैं। तो ऐसे आप खुद का एक क्रिएटिविटी जनरेट नहीं कर पाएंगे, खुद का एक विजन नहीं क्रिएट कर पाएंगे, आप दूसरे के विजन कॉपी करते रहेंगे।
दो टर्म होते हैं, एक होता है कॉपी करना, एक होता है इंस्पिरेशन लेना। ठीक। आप लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए, लोगों से आइडियाज लीजिए, उस पर कुछ ना कुछ खुद का भी एड ऑन कीजिए। एक आप एक आइडिया लीजिए, उस पर कुछ वर्क कीजिए, उसमें अपना कुछ और एफर्ट मारिए, उस पर कुछ ऐड कीजिए, तो उसमें आप इन्हेंस कर पाएंगे। पूरा पूरा किसी चीज़ कॉपी नहीं करना चाहिए। सेकेंडली बिगिनर्स के लिए जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लीजिए। पहले आप स्टडी कर लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस टाइप के लेंस का रिक्वायरमेंट है आपको, किस टाइप का काम करना है आपको, किस टाइप की जरूरत रहेगी आपकी। सीधे नहीं है कि आप महंगा कैमरा खरीद लीजिए, क्योंकि कैमरे बहुत महंगे आते हैं, 5-5 लाख कैमरे आते हैं। सीधे आप महंगा ना कीजिए। आप पहले बिगनर हैं तो आप फ़ोन से काम कीजिए, ग्रेड कीजिए, अपग्रेड कीजिए, तो एक नॉर्मल कैमरा खरीद लीजिए, जिससे कि आपको सेटिंग सीख पाएंगे, कैमरा सेटिंग होती कैसे हैं, एंड आपको मालूम पड़ पाएगा कि फोकल लेंथ क्या होती है। कैमरा में टर्म होता है फोकल लेंथ का, कि मतलब कि दूरी जो होती है हमारी सब्जेक्ट की और कैमरे की, वो फोकल लेंथ होती है हमारी। ठीक है। तो जब आप फोकल लेंथ पे काम करेंगे, किट लेंथ से काम करेंगे, तो आपको मालूम पड़ पाएगा कि आपको किस फोकल लेंथ पे काम करने में मज़ा आ रहा है। वो 35 mm है, वो 85 mm है, 50 mm है, वो किस फोकल लेंथ पे आपको काम करने में मज़ा आ रहा है, किस पे आप मनचाहा रिजल्ट पा रहे हैं। तो आप नॉर्मल किट लेंथ लीजिए, उस पर सीखिए। जब आपको मालूम पड़ जाए कि आपको किस टाइप की नीड है, किस टाइप का लेंथ आपको चाहिए है, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और थर्ड जो टिप देना चाहेंगे वो ये है कि एक होता है बिगनर और एक होता है प्रो। तो इसका पैरामीटर क्या है ठीक। कि कब बिगनर से आप प्रो बन गए? तो मेरे ख्याल से इसका कोई पैरामीटर नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आपने जिस टाइप पार कर लिया तो अब आप प्रो बन गए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने किताब पढ़ ली आपको पूरा आ गया। ये विजन का खेल है, ये सीखने का खेल है। फोटोग्राफी आप जितना सीखते जाएंगे उतना ग्रो करते जाएंगे। तो ऐसा मत समझिए कि आप बिगनर थे अब आप प्रो बन गए तो आपको सब कुछ आ गया है। तो हमेशा अपने आप को बिगनर समझते रहिए और सीखते रहिए, स्टॉप ना होइए। ट्रेंड में चीज़ें आती रहती है, नए नए इक्विपमेंट्स आते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रही हैं। लोग कहते हैं कि एआई आ गया, एआई से हमारी एडिटिंग जॉब खतरे में हो गई है। नहीं, खतरे में हो गई है। एआई से जॉब उनकी खतरे में हो गई जो एआई को सीख नहीं रहे हैं, उनके खतरे में हो रही है। तो जो भी नई चीज़ आ रही है उनमें टाइम दीजिए, उसको सीखिए और खुद को ग्रो कीजिए। ऐसा मतलब फुल स्टॉप में लगाइए, ये नेवर एंडिंग जर्नी है। सीखते रहिए और खुद को ग्रो करते रहिए। तो आपको एक अवार्ड मिला है अपने फर्रुखाबाद का कल्चर प्रमोट करने के लिए। जी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की रील बनाते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं जी और उसको डिक्लेयर करते हैं एज अ कल्चर प्रमोशन रील। जी हमने आपकी भी वीडियोस देखी हैं, उसमें जो सब्जेक्ट की आप वीडियोग्राफी करते हैं उसके साथ साथ जो डिटेल्स ऐड ऑन होती हैं वो काफ़ी बेटर होती हैं। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की वीडियो बना के पोस्ट कर देना उसको कल्चर प्रमोशन कहेंगे, या फिर उस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताना, पब्लिक ज़्यादा जान पाए कि ये चीज़ क्या थी और अब क्या है? कल्चर प्रमोशन एक्चुअली में है क्या? कल्चर प्रमोशन के लिए किसी भी चीज़ को, इवेंट को कवर कर रहे हैं आप, तो उसको आपको अच्छे से समझना चाहिए पहले कि वो उसकी थीम क्या है। ठीक। आजकल लोग जैसे कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसको शूट कर लेते हैं और उस पर म्यूचुअल आकर पोस्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं फरुखाबाद में भी और बाहर भी, तो अच्छा काम करते हैं। और कुछ लोग खाली व्यूज़ के लिए उसमें कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पहले वीडियो अपलोड कर देंगे तो रीच लोगों तक अच्छी पहले आएगी। पहुंच जाएगा, रीच अच्छी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से वो कंटेंट क्रिएशन नहीं है, वो आप कल्चर प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो आप एक न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। ठीक। अगर आप उसमें इमोशंस ऐड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो उनका कल्चर है वो दिखा नहीं पा रहे हैं, तो वो कंटेंट क्रिएशन या कल्चर प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो आप सिर्फ न्यूज चैनल का काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो आपको प्रमोट करना है कल्चर को, तो कल्चर को समझिए, पहले वहाँ के लोगों से जुड़िए, वहाँ से बातें कीजिए, उनके इमोशंस को कैप्चर कीजिए, देन उस पर काम कीजिए। सिर्फ रील रील बना के रील बना अपलोड के कर अपलोड दें। करना कोई कल्चर प्रमोशन नहीं है। बहुत लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट कुछ लोग जो है वो न्यूज़ चैनल पे फिक्स होते जा रहे हैं। उनको डिफरेंस समझना चाहिए कि न्यूज़ चैनल में और कंटेंट क्रिएशन में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो शांतनु जी, अगर हम लोग कोई भी फील्ड लेते हैं तो सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जी, आपके हिसाब से इस फील्ड के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? एडवांटेज की बात की जाए तो सब लोगों को लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत मजे की लाइफ है, यहाँ घूमते रहते हो, वहाँ घूमते रहते हो, पहाड़ों में घूम रहे हो। ठीक। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है इस फील्ड का है कि आप पे अच्छे कैमरे होते हैं, तो आप अच्छे फोटो क्लिक कर लेते हैं खुद की, लोगों को अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं अपना दृष्टिकोण। सबसे बड़ा फायदा जो रहता है इस फील्ड का, कि आप जो बहुत लोग जो हैं सोच रहे हैं बट अपने विजन को दूसरों से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो आप पे इतना अच्छा इक्विपमेंट्स हैं, आप पे इतनी अच्छा विजन है, आप जो सोच रहे हैं वो दूसरों से पहुंचाने का आप पे जरिया है कि आप अपने मन के थॉट्स को दूसरों से पहुंचा पा रहे हैं। सेकेंडली आपको घूमने को मिल जाता है, ट्रैवलिंग करने को मिल जाता है। इस तरह बात की जाए तो इसकी डार्क साइड भी है जो लोगों को नहीं दिखती है, क्या? कि कई कई महीने हो जाते हैं कि घर पर पहुंच नहीं पाते हैं। कहीं आउटडोर प्रोजेक्ट लगा हुआ है तो हम घर पे आते भी हैं, जाते भी, घर पे मालूम ही नहीं पड़ रहा। बैठने की बात की जाए तो कई कई दिन हो जाते हैं, कई कई रात हो जाती है कि सोते नहीं हैं हम लोग, कि कंटिन्यू रात में जगह जा रहे हैं। घर पे भी आए हैं तो घर पे आए, डेटा कॉपी किया और चले गए दोबारा। घर पे कब आ रहे हैं, घर पे कब जा रहे हैं, घर पे क्या चल रहा है वो मतलब ही नहीं हो पाता बिल्कुल भी।
घर पर टाइम कम दे पाते हैं। बाकी फील्डों की बात की जाए तो एडवांटेज में जैसे कि कोई भी काम करता है वो ऑन टाइम काम करता है, फिर जब घर पे आता है तो फ्री हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। हमारी इस फील्ड में क्या है कि आप जब काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, घर पे जब आप घर पहुंच गए तब भी आप फ्री नहीं हुए, आपको उसमें एडिटिंग करनी है, डेटा कॉपी करना है, चीज़ें चार्ज करनी है, अगले दिन के लिए फिर तय करना है। इसी बीच आप पे जो कॉल आ रहे हैं कि भैया फोटो भेज दीजिए, भैया फोटो भेज दीजिए, उन्हें भी तो वो handle भी करना एडिट करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप टाइम पीरियड नहीं है इसमें कि आप 8 से 9 की 12 की जॉब है, 9 से 10 की जॉब है, वो टाइम पीरियड नहीं है। ठीक। ये 24 घंटे की जॉब है आपकी, आप कोई फ्री हो ही नहीं पाएंगे, रात में शूट कर रहे हैं, दिन में शूट कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कि आप खुद को टाइम कम दे पाते हैं, फैमिली को टाइम कम दे पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु जी थैंक यू सो हमारे मच, पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।